Hello students and welcome back to my channel. So students, we are on this chapter private, public and global enterprises. So in my previous video, I have already explained you all the forms of private organization. So in this video, I am going to explain you about public enterprises. So in public enterprises, in my last video, I have explained you about departmental undertakings. So in this video, our topic is statutory corporation. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है और ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना कैसे, वो हम समझेंगे इस वीडियो में. आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और समझ में आएगा सो प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो. सो ओके, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. So as I have written the definition, I have not explained all the terms of the definition. The main parts I have explained here. So it is written here, it came into existence by special act of parliament. तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए ये किसका पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का ये पार्ट है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मैंने आपको समझाया हुआ है. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही एक फॉर्म है. तो ये एग्जिस्टेंस में आता है बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब कैसे ये आता है एग्जिस्टेंस में, देखिए ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसको एग्जिस्टेंस में आने के लिए एक स्पेशल एक्ट होगी जो पार्लियामेंट में जाकर के पास होगी, फिर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जिस्टेंस होगा. दैट मीन्स उसकी बर्थ होगी, ये समझ लीजिए. अब देखिए आप समझ लेते हैं एक और चीज, जैसे कोई भी एक बिल होता है तो बिल क्या करते हैं, पहले वो जाता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में जाने के बाद जो उसके दोनों हाउसेज होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, वो सब चीजें आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगी. तो लोकसभा राज्यसभा में जाने के बाद उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है और वो बिल क्या बन जाता है, इट विल बिकम एन एक्ट. तो वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एग्जिस्टेंस में आने के लिए इट विल गो इनटू पार्लियामेंट और उसमें पास होने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है. तो ये था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कैसे वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसकी बर्थ कैसे होती है. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, पावर, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एक्ट. जो ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद उसके अंदर वो ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होंगी. उसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे चल करके जो भी उसके फंक्शंस होंगे वो उसी एक्ट में जो मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उनके अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन करेगा. इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये समझना बहुत जरूरी है. जैसा कि देखिए जब हमने प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो ओनर होता है और जो उसका बिजनेस होता है उन दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है. दैट मीन्स अगर उस ओनर को कोई लोन लेना होगा, इनकेस उसे लोन लेना है तो वो अपने नाम पे लोन लेगा, या उसे किसी को सू करना है तो वो अपने नाम पे किसी को सू करेगा. यानी कि उसके बिजनेस की और ओनर की आइडेंटिटी सेम होती है. पर जैसा कि हमने प्राइवेट इंटरप्राइजेस में ही कंपनी में पढ़ा था कि कंपनी ऑल्सो हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. दैट मीन्स इसके ओनर और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दोनों अलग अलग होते हैं. इन केस अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को किसी के ऊपर केस करना होगा तो वो अपने ओनर के नाम पर केस नहीं करेगा. उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है और वो अपने नाम पर किसी के ऊपर भी केस करेगा. इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, और ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होता है. इसको पैसे के लिए सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसको ये नहीं चाहिए कि ये जो सरकारी खजाना होता है, जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा था कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल हेल्प वो क्या करते थे, वो जाकर के गवर्नमेंट से हेल्प लेते थे, उनके खजाने से पैसे लेते थे और जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते थे वो भी सरकार के खजाने में जाता था. पर यहाँ पे वो केस बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे ये खुद इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं. ये एक सरकार ने इनको एक साचा बना करके दे दिया कि नाउ यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, और जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे वो रेवेन्यू को खुद ही यूज करोगे और जो भी फंक्शनिंग होगी, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी तो वो खुद अपने पैसे से देंगे, ना कि वो जाकर के सरकार से हेल्प लेंगे. सो दैट्स व्हाई दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड. ओन सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन, इनकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. जैसे कि अगर इनको कोई रिक्रूटमेंट करना होगा तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. जो टर्म्स एंड कंडीशन इनके यहाँ मेंशन होंगी वो ही ये फॉलो करेंगे, ना कि गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेंगे.
एग्जाम्पल में आई हैव रिटन आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई. व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूटीआई इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो अब देख लीजिए, these are the examples of statutory corporation. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एग्जिस्टेंस में आने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, वहां पे एक्ट बनता है और फिर ये एग्जिस्टेंस में आता है. वैसे ही आरबीआई का भी जो बर्थ हुआ था वो एक आरबीआई एक्ट पास हुआ था और उसके बाद आरबीआई बना था. सेम एसबीआई भी एसबीआई एक्ट पास हुआ फिर एसबीआई बना. यूटीआई के साथ भी सेम चीज थी कि यूटीआई एक्ट पास हुआ फिर यूटीआई बना. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप थोड़ी चीज जान लेते हैं. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जो बाकी के सारे जो कमर्शियल बैंक है उनको मॉनिटर करती है. यानी कि जो बाकी के सारे कमर्शियल बैंक है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, उनको कंट्रोल करती है. इन केस अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होगा तो वो आरबीआई करेगी. आरबीआई को अगर कोई लोन की जरूरत होगी तो आरबीआई भी इन बैंक से लोन ले सकती है. इन केस इन बैंक्स को अगर जरूरत होगी तो भी ये लोन इनको दे सकती है. तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको आरबीआई के बारे में ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है. तो आई होप कि आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मेरे ख्याल से अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा. तो देख लीजिए, हर चीज की कुछ ना कुछ मेरिट्स होती है एंड मेरिट्स के साथ वी ऑलवेज हैव डीमेरिट्स ऑल्सो. तो देख लेते हैं इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है. एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. वो आपको अभी समझ में आएगा कि कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है. सो एज आई हैव रिटन फर्स्ट पॉइंट दैट इज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फ्रीडम. इनके जो ऑपरेशंस होंगे यानी कि जो इनका डे टू डे वर्किंग होगी वो ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे. इनका गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा. गवर्नमेंट इनको नहीं बताएगा कि आपको कैसे फंक्शन करना है. सेकेंड मेरिट इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. अब फर्स्ट मेरिट से ही रिलेटेड ये सेकंड मेरिट है कि गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस होगा. दैट मीन्स गवर्नमेंट इनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी. एक बार ये, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप सोच लीजिए कि एक बच्चा है, उसको उसके फादर ने एक शॉप खुला करके दे दिया. तो यहाँ पे फादर क्या है, गवर्नमेंट है, उनको उन्होंने शॉप खुलाकर उस बच्चे को दे दिया. अब उसके बाद फादर ने कहा अब नाउ इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम देखोगे कि कैसे अब आगे मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा. तो अब बच्चा खुद सेट करेगा कि उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी. दैट मीन फादर उसके इंटरफेयर नहीं करेंगे कि तुमको 8 बजे शॉप खोलनी है, 9 बजे शॉप खोलनी है. वो जब चाहेगा वो तब खोलेगा, अपने अकॉर्डिंग वो काम करेगा. तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. आप समझ लीजिए जैसे कि फादर का इंटरफेरेंस उस बच्चे की शॉप में नहीं होगा. प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. पर आप देखिएगा, इसको जब इसका एग्जिस्टेंस में आई तो किसके थ्रू आई, पार्लियामेंट के थ्रू आई. और पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो यानी कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इससे लेना देना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत लॉसेज में जा रही हूँ तो सरकार मेरी हेल्प करने के लिए कभी भी नहीं आएगी. पर अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कुछ ऐसे केसेस हैं कि वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, बहुत ज्यादा उसको लॉस हो रहा है, तो उस केसेस में थोड़ा बहुत ग्रांट जो है, लोन्स जो है, वो सरकार इनको प्रोवाइड करती है. तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत प्रिविलेज होता है. नेक्स्ट इज फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज. ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, इनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम नहीं करती है, ये खुद फ्रेम करते हैं. यानी कि ये समझ लीजिए कि अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे. जब आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना होगा तो आपको जो सही लगेगा वो काम आप करेंगे. तो जो इनको सही लगता है वो ये काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट आकर के इंटरफेयर करके इन्हें बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. अब मेरिट्स हमने देख ली, अब हम समझते हैं कि डीमेरिट्स क्या है. आई हैव रिटन फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स. यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. अब देखिए ये बिल्कुल उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स. अब जो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो वैसे ही इनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, पर ये समझ लीजिए कि ज्यादातर जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ पेपर्स में दिखाने के लिए है. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. इसका जो एग्जिस्टेंस आया वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आया. तो यानी कि इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का रहता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है वो रियल में उतनी होती नहीं है.
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे मैंने लिखा था नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, हियर आई हैव रिटन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि दिखाने को है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही है, पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वर्किंग में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि हमने आपको एग्जिस्टेंस में हम लेकर के आए हैं, तो दिखाने के लिए है कि आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन योर वर्क बट समहाउ दे आर इंटरफेयरिंग इन देयर वर्क। नेक्स्ट इज करप्शन। अब जब भी कोई पब्लिक इंटरप्राइजेस होगी, पब्लिक डीलिंग होगी, तो उसमें करप्शन आ जाना ये एक नॉर्मल चीज है। ऑल्दो आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, हमें पता चल गया है कि हमारे राइट्स क्या है, तो उसकी वजह से ये करप्शन लेवल कम हो गया है, पर अभी भी करप्शन है और इन फ्यूचर भी इस करप्शन को जाने में अभी बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट इज एडवाइजर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब आप देख लीजिए ये वाले जो पॉइंट्स थे, इनको ये पॉइंट फुलफिल कर रहा है कि जो इनके एडवाइजर्स होते हैं, इन्होंने कह दिया कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं या आरबीआई का जो गवर्नर है वो खुद अपना तय करेगा कि उसको क्या करना है, पर वहीं पे इन्होंने एक एडवाइजर बिठा दिया है जो एडवाइस करेगा उनको। तो एक चीज समझ लीजिए, सरकार अगर आपको कोई एडवाइस दे रही है तो सम हाउ उस एडवाइस को आप एक तरीके का ऑर्डर ही समझिए, तो ये एडवाइस कर रहे हैं तो यानी कि उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये थी मेरिट्स और डीमेरिट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंपल और इजी वे में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन समझा दूं, और ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और जो लास्ट क्या टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।